गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके लिए हाजिर हूं ईवीएस 4 क्लास का लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बिहार के सक्षमता परीक्षा से जुड़े हुए हो सकते हैं। इनसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। ईवीएस से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर अब मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि पिछले 2 वीडियो में मैंने पार्ट 1 से लेकर 15 तक सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर बात कर चुका हूं, और आप सबको जो इम्पोर्टेंट है वो सभी बता चुका हूं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 16 आज का ये लास्ट वीडियो है। ये सभी ईवीएस 4 क्लास का जो ईवीएस है, यानी पर्यावरण और हम, उसका पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 5 क्लास का आगे करेंगे। 3 पार्ट में ये पूरा हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं और क्या कहते हैं सक्षमता की तैयारी करना चाहते हैं तो ईवीएस और इसी तरह मैं आगे विज्ञान के इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको लेकर आ रहा हूँ। और साथ के साथ वो खुशखबरी ये है कि उसमें उर्दू शिक्षक साथियों के लिए भी है और हिंदी जो हमारे सामान्य शिक्षक साथी हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उर्दू के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उर्दू के जो हमारे शिक्षक साथी हैं उन सबको उर्दू में ही सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं उर्दू के सवाल और हिंदी के सवाल एक ही सवाल में करके लाया हूँ, उसको हिंदी में भी उर्दू में भी लिखकर। तो आपके लिए बहुत मुफीद, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सक्षमता से बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछे जाते हैं और एससीईआरटी से यानी खाली बिहार बोर्ड की जो भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं 8 क्लास तक का, वो सब का वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने लगातार हाजिर हो रहा हूँ। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि आपने देखा था कि आज कल शाम से ही पूरा हाइप चल रहा था कि आज बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की बैठक थी। उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों को कैबिनेट में बैठक में उनके नियमावली पर मोहर लगना था, लेकिन नहीं लग पाया। तो दोस्तों, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द इस नियमावली पर मोहर लगे, क्योंकि सरकार की जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये बात कह दिया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्द राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। तो इसलिए हमारे पास समय बहुत कम होगा, इसलिए हम सभी सक्षमता की तैयारी में जुटे रहें और इसको अच्छे से करते रहें, क्योंकि समय जो है हमें बहुत कम दिया जाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को देख लिया करें, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं पार्ट नंबर 16 से। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 16 में है कि मीठा मीठा शहद। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शहद से जुड़ा हुआ, मधुमक्खियों से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव है। हजारों वर्ष से इनकी हम लोग शहद और मोम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है दोस्तों कि हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है, तो मधुमक्खियों से याद रखना है। तो हमें मोम कहाँ से प्राप्त होता है, तो मधुमक्खियों के छत्ते से ही। तो ये 2 सवाल हमें बन सकते हैं कि मोम कहाँ से हमें मिलता है, तो मधुमक्खी के छत्ते से। शहद हमें कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से। छत्ते में मादा श्रमिक मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इनके पेट में से ही मोम निकलता है। तो इनके मोम कहाँ से निकलता है, जो हमारी मधुमक्खी होती है जो शहद फूल को चूस चूस कर वहाँ से जो उनका रस लाती है और उस मधुमक्खी के छत्ते में डाल देती है, उनसे ही जो ये निकलता है, उनके पेट से मोम निकलता है जो कि उस छत्ते में चला जाता है। उसके बाद सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटे आकार की मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि सबसे बड़ी मधुमक्खी का क्या नाम होता है, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। इसी तरह अलग अलग ऑप्शन आपको नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी कौन सी होती है, तो रानी मधुमक्खी होती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। तो अब यहाँ याद रखना है कि बताइए कि कौन सी मधुमक्खी मात्र जो है अंडा देती है। मधुमक्खी कौन सी मधुमक्खी अंडा देती है, तो ये भी इसमें भी हमें याद रखना, रानी मधुमक्खी। तो ये रानी मधुमक्खी से जुड़ा हुआ 2 सवाल आया। पहला ये कि सबसे बड़े आकार की होती है, दूसरा ये होता है कि वो अंडे देती है। दूसरा, कोई मधुमक्खी जो है अंडे नहीं देती है। सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खी का जन्म होता है। उसी रानी मधुमक्खी से मादा श्रमिक एवं नर मक्खी जन्म लेते हैं।
अब चलिए, मादा श्रमिक जो है तो मधुमक्खियाँ छत्तों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि मधुमक्खियों के छत्ते का निर्माण कौन करता है, मादा श्रमिक या क्या कहते हैं नर मधुमक्खी, या फिर आपका कह सकते हैं कि रानी मधुमक्खी। ये ऑप्शन हो सकता है। तो हमें यहाँ याद रखना है मधुमक्खियों की छत्तों का निर्माण कौन करता है, तो मादा श्रमिक। जबकि हाँ चलिए, उसके बाद जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करता है। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, नर मधुमक्खी। इससे कई सारे सवाल बन रहे थे, उनका मैंने आपको थोड़ा ऑप्शन दिया, तो आप समझ गए होंगे। मादा श्रमिक मधुमक्खी फूलों के रस के बारे में पता चल जाने पर उनकी सूचना अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार से नाच से भेजती है। तो मादा मधुमक्खियाँ जो होती है वो अपने फलों के रस के बारे में पता चल जाने पर उनकी सूचना अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार से नाच से भेजती है। यानी वहाँ उस तरह आवाज़ निकालती है, वो इस तरह नाचती है कि साथी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि कहाँ पर रस है, कहाँ जाकर हम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 17 में जब चलते हैं तो तरह तरह के पक्षी चोंच की उनकी विशेषता के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे इसको बढ़ते हैं सीधा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब पार्ट नंबर 18 में जाते हैं तो यहाँ भी एग्ज़ाम से कोई खास पॉइंट नहीं है। अब जिससे जो भी है वो हम सभी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी हम लोग बात नहीं करेंगे। चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, कोलकाता से कन्याकुमारी। पार्ट नंबर 19 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अब यहाँ दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि काकोलत झरना कहाँ पर है, तो नवादा जिला में। ये कौन सा झरना है, काकोलत, कहाँ पर है, नवादा जिले में। इसको ठंडे पानी का झरना भी कहा जाता है। तो अब हमें यहाँ पर सवाल बन सकता है कि ठंडे पानी का झरना कौन सा है, अलग अलग नाम दे देगा और काकोलत झील का भी नाम दे देगा। तो अगर हम नहीं जानेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये भी बन सकता है कि ठंडे पानी का झरना काकोलत झरना कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना नवादा जिला में। नवादा जिला में ठंडे पानी का कौन सा झरना है, तो ये भी याद रखना है, काकोलत झरना। तो इसमें कई सारे सवाल बन सकते हैं, इसलिए हमें हर एक पॉइंट को याद रखना है कि काकोलत झरना जो है वो नवादा जिला में है, उसको ठंडे पानी का भी झरना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो गर्म जल के छोटे छोटे झरने का एक कुंड है, उसको क्या कहाँ है, राजगीर में है। तो अब हमें पूछ सकता है कि गर्म जल के छोटे झरने का जो कुंड है वो कहाँ पर स्थित है। तो वहाँ पर जगह हमको हमारा याद जो सही जवाब हो जाएगा राजगीर। उसके बाद एक है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड कहाँ है, तो ये भी राजगीर में है, लेकिन ये सप्तधार में है। ब्रह्मकुंड कहाँ पर है, राजगीर में है। कन्याकुमारी में क्या है, हिंद महासागर के तट पर स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ है, हिंद महासागर के तट पर। अगर हमसे सवाल पूछा जा सकते, बताइए हिंद महासागर के तट पर कौन सा जलप्रपात या झरना स्थित है, माफ कीजिएगा, हिंद महासागर के तट पर कौन सा झरना स्थित है। तो यहाँ याद रखने में कन्याकुमारी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। काकोलत जो है नवादा जिला के ठंडे पानी का झरना इसको कहा जाता है। गर्म जल का जो झरना होता है, छोटे छोटे झरने का एक कुंड होता है, जो राजगीर में है। ब्रह्मकुंड कहाँ है, राजगीर में है। कन्याकुमारी कहाँ है, हिंद महासागर के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सभी सवाल इसमें से थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उनसे मैंने आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 20 में जब चलते हैं तो हमारे मददगार कामगार, यानी कौन लोग जो हमारी मदद करते हैं। कुम्हार क्या बनाता है, चाक, और औजार इसका क्या होता है, कुम्हार जो है वो बनाने वाला कुम्हार होता है। औजार उसका किस चीज़ से, वो कौन सा सामान बनाता है। तो देखिए कामगार कुम्हार जो है वो चाक उसका औजार है, तो उससे क्या बनता है, बर्तन बनता है। उसके बाद एक लोहार होता है, उसको जो बर्तन उसका जो हथौड़ी होता है वो उसका औजार होता है। लोहे का सामान वो पीट कर उसको बनाता है, मोची।
मोची का सुई और टकवा होता है, इससे क्या बनाता है, वो जूता बनाता है। बढ़ई का औजार क्या है, आड़ी, आड़ी से क्या बनाता है, मेज और कुर्सी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो हमें यहाँ ये सब यह पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि हल्के में कहते हुए हम इससे बच नहीं सकते। अगर हमसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसानों द्वारा उपजाई गई, कामगार द्वारा तैयार वस्तु। वस्तु पटसन क्या है, पटसन से क्या क्या बनता है, बोरा बनता है, थैला बनता है, चटाई बनता है, रस्सी बनता है। ईख से क्या बनता है, चीनी और शक्कर। और सरसों से क्या बनता है, तेल। तो ये सभी 20 पार्ट नंबर 20 से था, जो इम्पोर्टेंट था वो आपको मैंने बता दिया। उसके जब पार्ट नंबर 21 में जाते हैं तो तरह तरह के घर। सबसे पहले दोस्तों इग्लू की बात कर लेते हैं। इग्लू जो है वो बर्फ़ का घर होता है, जिसकी चारों तरफ बर्फ़ की दीवार रहती है, लेकिन उसके अंदर ठंडा नहीं लगता है। इसका ठंडा नहीं लगने का कारण क्या है कि बाहर की जो ठंडी हवा होती है उसको अंदर तक आने नहीं देती है, जिसकी वजह से वो गर्म घर जो है अंदर ही अंदर गर्म रहता है। मिट्टी के घर, ईंट सीमेंट से बना घर, घास और फूस से बना घर, घास फूस से बना घर, इस तरह के बहुत सारे घर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 20 में कोई ख़ास इम्पोर्टेंट सवाल है नहीं, इसीलिए इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। जब उससे आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 22 में, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, कोलकाता में। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर ट्रॉली टाइप में। पटना का चिरैया टाट ओवर ब्रिज। तो ये कहाँ है, पूछेगा हमको कि बताइए चिरैया टाट ओवर ब्रिज कहाँ है, तो ये हमें याद रखना है, पटना में है। तो रज्जू मार्ग कहाँ पर है, राजगीर ट्रॉली टाइप में है। गंगा पर नदी बना महात्मा गांधी सेतु पुल है। अब यहाँ पर सवाल पूछ सकता है कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर। गंगा नदी पर बना कौन सा सेतु है, महात्मा गांधी सेतु। इस तरह कोई भी सवाल अगर हमसे बनेगा तो हमें यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 23 में जाते हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम का पॉइंट नहीं है। जब 24 में जाते हैं तो इसमें कुछ कुछ है। देखिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सब है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो अशोक चक्र। ये सारनाथ राजा अशोक द्वारा बनाया गया था, स्तंभ से लिया गया है, यानी सारनाथ के राजा अशोक द्वारा उसका जो स्तंभ था उससे लिया गया है। 3 शेर दिखते हैं पर वास्तव में 4 शेर हैं। इसमें लिखा है सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि जो अशोक है, अशोक चक्र में कितने शेर हैं, तो वहाँ पर कितने शेर हैं, तो वास्तव में कितने हैं, 4। और जनगण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्र खेल भारत का कौन है, हॉकी। राष्ट्र नदी है कौन सी, गंगा। राष्ट्रीय जल जीव क्या है, डॉल्फिन। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये हमें याद रखना है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाया गया एक स्तंभ है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो अशोक चक्र है वो सारनाथ में बनाया गया किस राजा द्वारा, तो अशोक। याद रखना है। 3 शेर दिखते हैं, वास्तव में 4 शेर है। नीचे लिखा सत्यमेव जयते। जनगण मन किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। राष्ट्रीय जल जीव क्या है, डॉल्फिन। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे दोस्तों, उनको मैंने इस बार चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए 25 नंबर पार्ट में जब जाते हैं, बंटी का सफर। विष्णु पद मंदिर कहाँ है, गया। मंगली गौरी मंदिर कहाँ है, गया। बौद्ध का गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो याद रखना है बोध गया में। और किस पेड़ के नीचे, उसमें अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, तो मैं वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हरि मंदिर में पटना साहिब में हुआ था। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद पार्श्वनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड के ऊंचा सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये बन सकता है, बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो हमें यहाँ याद रखना है पार्श्वनाथ का पहाड़। उसके बाद इससे ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का मंदिर है।
झारखंड में संथाल, उरांव, बिरहोर, मुंडा आदि जनजातियां रहती हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड में कौन कौन सी संथाल जातियां रहती है। तो यहाँ रहती है संथाल, उरांव, बिरहोर, मुंडा आदि जनजातियां रहती हैं। तो उरांव जो है वो कुडुक भाषा, मुंडारी भाषा, संथाली भाषा, ये सभी भाषाएं बोलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सभी लेकर मैं आप सबके सामने दोस्तों हाजिर हुआ था। अगर ये सक्षमता से जुड़ा है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ, ये ईवीएस से जुड़ा हुआ 4 क्लास का ईवीएस जो है बिहार बोर्ड का, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप सबके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं और सक्षमता की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, नई किताब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।